नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर के एक बार फिर से ईरान पर अटैक कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब दोस्तों, उनकी इस बात पर भारत के अंदर बहुत ज्यादा बहस चल रही है। कुछ लोग ईरान का फेवर ले रहे हैं, कुछ इजराइल के फेवर में हैं। लोग कह रहे हैं कि इजराइल सही है, कुछ कह रहे हैं कि ईरान सही है। लेकिन दोस्तों, आज जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनने के बाद में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ईरान को जो आप समझ रहे हैं कहानी उतनी आसान नहीं है। क्योंकि कहानी इतनी आसानी होती तो फिर साल 1981 के अंदर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के अंदर 41 साल के उस ईरानी नेता ने ऐसा क्या मंत्र फूंका था जिसका खौफनाक नतीजा ठीक 8 साल बाद में यानी कि 1989 के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर अपनी बर्बादी के रूप में सामने आया था। क्या उसी ईरानी ताकत ने 8 साल पहले ही कश्मीर के खून खराबे की स्क्रिप्ट लिख दी थी? पहलगाम हमले से ठीक पहले 2025 के अंदर हमास के आतंकवादी कश्मीर के बॉर्डर पर यानी कि पीओके के अंदर क्या कर रहे थे? क्या जम्मू एंड कश्मीर के जंगलों के अंदर हालिया हमलों और पहलगाम अटैक के पीछे ईरान के इसी अदृश्य प्रॉक्सी ताकत का हाथ है जिसने कुछ वक्त पहले इजराइल को दहलाया था? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आखिर इजराइल की मोसाद का जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतना भारी इंटरेस्ट क्यों है? मोसाद आखिर भारत की रॉ के साथ में यहां पर कौन सा सीक्रेट वॉर लड़ रही है? तो दोस्तों, खुफिया दुनिया का एक अलिखित नियम है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। आज हम जम्मू एंड कश्मीर की उस जियोपॉलिटिकल बिसात का सबसे गहरा और सबसे गुप्त हिस्सा डिकोड करने वाले हैं जिसकी भनक आम हिंदुस्तानी को छोड़िए दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों तक नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आर्टिकल 370 या भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल टेरर सिंडिकेट की कहानी है जहां बंदूकें पाकिस्तान की हैं, रणनीति हमास की है, वैचारिक दिमाग ईरान का है और इन सब को पर्दे के पीछे से काउंटर कर रहा है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मोसाद का एक साइलेंट और डेडली अलायंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उस दफन किए गए इतिहास के पर्दाफाश से जिसे दशकों तक भारत की खुफिया फाइलों और दुनिया की नजरों से छिपा करके रखा गया है। कहानी जुड़ी हुई है ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अल खामेनेई के कश्मीर दौरे से। दोस्तों, ये बात है फरवरी मार्च 1981 की। उस वक्त खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति के विशेष दूत और इस्लामिक क्रांति के एक प्रमुख चेहरे के रूप में भारत आए थे। 41 साल की उम्र में खामेनेई नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ होते हुए जम्मू एंड कश्मीर पहुंचे थे। ये कोई सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं था, ये एक सोची समझी वैचारिक घुसपैठ थी। दोस्तों, खामेनेई ने श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से जुम्मे का खुतबा यानी कि शुक्रवार का भाषण दिया था। कश्मीर के इतिहास में ये एक दुर्लभ और अविश्वसनीय घटना थी जब किसी विदेशी शिया नेता ने सुन्नी बहुल जामा मस्जिद के अंदर भाषण दिया हो। अपने उस भाषण के अंदर खामेनेई ने 1979 की ईरानी रेवोल्यूशन के संदेश को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कश्मीरी अवाम को सीधा संदेश दिया कि अगर मुसलमान एकजुट हो जाएं तो वो दुनिया की किसी भी महाशक्ति को झुका सकते हैं। उस वक्त कश्मीर के युवाओं ने साक्षात एक ऐसे नेता को अपने इन फ्रंट देखा जिसने अमेरिका समर्थित शाह की सत्ता को उखाड़ के फेंका था। इस दौरे ने जमात इस्लामी और कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी युवाओं के अंदर पॉलिटिकल इस्लाम और आजादी का वो स्लो पॉइजन भर दिया। वो अभूतपूर्व था। दोस्तों, यहीं से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सबसे बड़ा कॉपी पेस्ट गेम भी स्टार्ट हो जाता है। क्या पाकिस्तान के पास में कश्मीर को लेकर के अपना कोई असली प्लान था? तो दोस्तों, खुफिया जानकार मानते हैं कि आईएसआई के पास में कोई भी ओरिजिनल ब्लूप्रिंट नहीं था। उन्होंने 1979 की ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन का पूरा मॉडल चुराया, उसे कश्मीर के युवाओं के दिमाग में उतार दिया। और दोस्तों, 1981 के अंदर खामेनेई के दौरे से जो युवा वैचारिक रूप से रेडिकलाइज हो चुके थे, मदरसों और मस्जिदों में
ये नैरेटिव गढ़ा जाने लग गया कि हमें भी ईरान जैसी एक इस्लामिक व्यवस्था चाहिए। 1987 के विवादास्पद विधानसभा चुनाव के अंदर इस आग ने घी का काम किया और फिर दोस्तों 1989 आते आते आईएसआई ने इन युवाओं के हाथों के अंदर AK-47 और ग्रेनेड थमा दिए और इस तरह से कश्मीर के अंदर खूनी इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई। जो बीज दोस्तों 1981 के अंदर बोया गया वो 1989 के अंदर आतंकवाद का जहरीला पेड़ बन गया और वहां से हिंदुओं को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया गया। हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको इसी क्रांति की वजह से बाहर निकलना पड़ गया, उनको अपना घर छोड़ना पड़ गया। और दोस्तों यही कारण है कि इजरायली हमले के अंदर मरने से पहले तक अयातुल्ला अल खामेनेई गाहे बगाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे। 1981 में कश्मीर की सड़कों पर जो समर्थन उन्होंने देखा वो उनके दिमाग में मरते दम तक ताजा रहा। वो कश्मीर को उसी वैश्विक इस्लामी संघर्ष का हिस्सा मानते रहे जिसका वो खुद को स्वयंभू नेता प्रोजेक्ट किया करते थे। दोस्तों 2019 के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ऐतिहासिक तौर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, तब भारत और ईरान के अच्छे व्यापारिक रिश्तों के बावजूद खामेनेई ने कश्मीर के मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए भड़काऊ बयान दिए थे। दोस्तों भारत सरकार ने हमेशा ऐसे बयानों पर कूटनीतिक चैनलों के जरिए ईरान को कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन ईरान की घरेलू राजनीति के अंदर खुद को मुस्लिम उस्मा का मसीहा दिखाने के लिए खामेनेई ऐसी बयानबाजी अक्सर करते रहे। अब दोस्तों मैं आपको इससे भी बड़ा एक और गेम बताता हूं जो बेहद खतरनाक है, जो हाल फिलहाल आपने देखा होगा, और वो है चंदे का रहस्यमयी नेटवर्क। दोस्तों जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर बम बरसाना स्टार्ट किया तो उनका दर्द कश्मीर की घाटियों में महसूस किया जाने लगा। रातों रात कश्मीर घाटियों से बोरियां भर के करोड़ों रुपए का चंदा ईरान भेजा जाने लग गया। इसके पीछे दोस्तों कश्मीर की डेमोग्राफी और वैश्विक इस्लामिक पहचान का एक गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है। दोस्तों हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर शिया बाहुल आबादी का भी ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति आज भी गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव वाली यानी कट्टरपंथी सोच कनेक्टेड है। कट्टरपंथी सुन्नी गुट भी ईरान को इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक मजबूत इस्लामी ढाल के रूप में देखते हैं। हाल ही में जब ईरान के सर्वोच्च नेता को मार दिया गया तब कश्मीर के कई नेताओं का वहां जाना इसी वैचारिक स्लीपर सेल और सॉफ्ट पावर की कूटनीति का बड़ा हिस्सा था। अब दोस्तों ये तो पर्दे के पीछे का एक पहलू है, तो एक पहलू दूसरा और भी है। पिछले कुछ सालों के अंदर कश्मीर में एक ऐसा साइलेंट और डेडली शिफ्ट हुआ है और यहीं से एंट्री होती है इजराइल की मोसाद की, क्योंकि अंदर खाने ये खबर खुफिया गलियारों के अंदर घूम चुकी थी कि मिडिल ईस्ट के खूंखार आतंकियों की पीओके के अंदर सीक्रेट एंट्री हो चुकी है। हमास के आतंकी कश्मीर के बॉर्डर पर देखे जा चुके हैं। वही हमास दोस्तों जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर बर्बर अटैक किया था, उस हमले का सबसे बड़ा हथियार मिसाइल या टैंक नहीं थे बल्कि सरप्राइज और टैक्टिक्स थी। दोस्तों उस हमले के तुरंत बाद इजरायली खुफिया एजेंसियों ने भारतीय एजेंसी रो और आईबी के साथ भी एक बेहद संवेदनशील थ्रेट असेसमेंट साझा किया था। इजराइल ने भारत को आगाह किया कि कश्मीर के अंदर बिल्कुल हमास की तर्ज पर ही स्लीपर सेल और गुरिल्ला हमले हो सकते हैं और इजराइल की ये चेतावनी बिल्कुल सच साबित हुई। अगर दोस्तों आप हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, रियासी और कठुआ के अंदर हुए आतंकवादी हमलों का बारीकी से एनालिसिस करेंगे तो आपको मिडिल ईस्ट और हमास के ऑपरेशंस की कार्बन कॉपी नजर आएगी। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकियों ने अपने हमलों का पूरा पैटर्न बदल दिया है और दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव है बॉडी कैम का इस्तेमाल करना। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को अपने हेलमेट्स और सीने पर गोप्रो कैमरेज लगा रखे थे ताकि वीडियो रिकॉर्ड करके दुनिया भर के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके। पुंछ और राजौरी में भारतीय सेना के काफिलों पर हमला करने वाले जैश और लश्कर के आतंकवादियों ने भी बिल्कुल यही खौफनाक तरीका अपनाया है। उन्होंने हमलों के वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं, उन्हें डार्क वेब और टेलीग्राम के ऊपर वायरल करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं दोस्तों, पहलगाम में जो हमले हुए उनका पैटर्न भी हमास से बिल्कुल मैच खाता है। दोस्तों हमास ने इजराइल की हाईटेक सुरक्षा को चकमा देने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया था
कश्मीर में भी आतंकवादियों ने रेडियो साइलेंस अपना लिया है। वो स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, रेडियो सेट ऑन नहीं कर रहे, जिससे उनका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट शून्य हो रहा है। वो घने जंगलों की प्राकृतिक गुफाओं के अंदर हफ्तों तक छिप करके गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमास गाजा की सुरंगों के अंदर इजरायली सेनाओं पर घात लगा करके हमला करता है। और दोस्तों, जिस तरीके से हमास ने इजरायल के अंदर धर्म के नाम पर अटैक किया था, ठीक वैसा ही धर्म पूछ करके अटैक पहलगाम में हुआ था। यानी कि इनका दोनों का पैटर्न, इनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सब कुछ मैच कर रही है। वहीं दोस्तों, आज जम्मू एंड कश्मीर के जंगलों के अंदर छिपे आतंकवादियों के पास में 90s के दशक वाली पुरानी AK-47 नहीं है। उनके पास में अमेरिकी M4 कार्बाइन्स हैं, जो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस जाने के बाद में तालिबान ने लूट लिए थे और जिन्हें अब ब्लैक मार्केट के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन स्नाइपर राइफल्स और आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स यानी कि स्टील कोर वाली गोलियां मिल रही हैं, जो भारतीय जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने की कैपेसिटी रखती हैं। दोस्तों, ये हथियारों की खेप है जो वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क से होते हुए पाकिस्तान की ISI के जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ रही है। अगर कश्मीर के अंदर बैठे आतंकवादी हमास की टैक्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें यह सब कुछ सिखा कौन रहा है? तो दोस्तों, यहीं पर ईरान, हमास और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का एक नया और खतरनाक ट्रायंगल सामने आता है। हमास खुद कोई तकनीक या रणनीति नहीं बनाता है। हमास के लड़ाकों को गुरिल्ला वॉरफेयर, सुरंगें बनाने, एम्बुश करने और पैराग्लाइडिंग करने की ट्रेनिंग ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का कुदस फोर्स ही दे रहा होता है। दोस्तों, सामरिक जानकारों के मुताबिक IRGC सीधे तौर पर POK में एंट्री नहीं लेती है, ना ही वहां ट्रेनिंग देती है, क्योंकि ऐसा करके वो एक्सपोज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, खुफिया रिपोर्ट्स इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हिजबुल्लाह, हमास और लश्कर ए तौयबा के टॉप कमांडर्स के बीच में तुर्की और सीरिया जैसे तीसरे देशों के अंदर लगातार गुपचुप बैठकें होती हैं। वहां ट्रेनिंग मैनुअल्स का एक्सचेंज होता है। हमास के आतंकी POK के अंदर पहलगाम हमले से ठीक पहले भी देखे गए थे। दोस्तों, ईरान द्वारा विकसित की गई गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स और IED बनाने के तरीके हमास के जरिए अलकायदा और फिर लश्कर ए तैयबा तक पहुंच रहे हैं। खुफिया रडार पर यह बात भी सामने आई है कि POK के टेरर कैंप्स में अब आतंकियों को सिर्फ बॉर्डर पार करने ही नहीं, बल्कि अर्बन वॉरफेयर और हार्ड टारगेट्स यानी कि सीधे सेना के काफिलों के ऊपर हिट एंड रन हमलों की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि वो अब पानी के अंदर भी यानी वहां के डैम्स के अंदर भी स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो नदियों के जरिए भारत के अंदर एंटर हो सके और भारत के पानी के अंदर नीचे से आकर के वो अटैक करने वाली स्थितियों के अंदर भी आगे बढ़ सके। इस तरह की ट्रेनिंग आज उनको मिल रही है। अब दोस्तों, इस ग्लोबल टेरर सिंडिकेट के जवाब में भारत ने जो जाल बिछाया है वो दुश्मनों की रूह कपाने के लिए काफी है। और यहां से कश्मीर के डार्क वेब में एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद। दोस्तों, जब हम कूटनीतिक भाषा में कहते हैं कि मोसाद कश्मीर में काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यह होता है कि इजराइल की सेना या मोसाद के एजेंट्स कश्मीर के जंगलों में राइफल लेकर के आतंकवादियों से सीधे मुठभेड़ नहीं कर रहे होते हैं। कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपनी धरती के ऊपर विदेशी सेना को ट्रिगर दबाने की इजाजत नहीं देता, और भारत जैसी महाशक्ति तो बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन दोस्तों, खुफिया ऑपरेशंस की दुनिया के अंदर मौजूदगी का मतलब केवल बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होता है। आज का युद्ध डेटा, एल्गोरिदम, स्पेस और सर्विलांस का है। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अभेद्य साझेदारियों में से एक चल रही है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन दोनों एजेंसियों का एक जॉइंट इंटेलिजेंस ग्रिड काम कर रहा है। इसे हम ऑपरेशनल सिनर्जी कहते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि मोसाद कश्मीर में छिप करके आखिर कर क्या रही है? तो दोस्तों, सबसे पहला काम है सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर। दोस्तों, आतंकवादियों के एनक्रिप्टेड मैसेज ऐप्स और डार्क वेब चैट को क्रैक करने के अंदर मोसाद को दुनिया के अंदर महारत हासिल है। कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स के साइलेंट स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में इजरायली सर्विलांस सिस्टम और पेगासस जैसी उन्नत तकनीकों का पर्दे के पीछे से भारी इस्तेमाल होता है। जब भी पाकिस्तान के अंदर बैठा कोई हैंडलर अपने आतंकी को मैसेज भेजता है, तो उसकी डिकोडिंग के अंदर इजरायली डीप टेक बहुत बड़ा काम करती है।
दूसरा दोस्तों बड़ा ऑपरेशन है टेरर फंडिंग की ट्रैकिंग। दोस्तों दुबई, तुर्की या फिर ईरान से होकर के जो भी पैसा हवाला नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान होते हुए कश्मीर पहुंचता है, उस मनी ट्रेल को ट्रैक करने के लिए मोसाद और रो रियल टाइम फाइनेंशियल डेटा साझा करते हैं। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों के अंदर कश्मीर में टेरर फंडिंग की कमर तोड़ करके रख दी है। दोस्तों हुर्रियत और पत्थरबाजों का पूरा इकोसिस्टम आज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। अब दोस्तों तीसरा और सबसे साइलेंट ऑपरेशन है इंटरोगेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अंदर खाने की यह खबर बिल्कुल पुख्ता मानी जाती है कि जब कोई हाई प्रोफाइल आतंकवादी जिंदा पकड़ा जाता है तो उससे मनोवैज्ञानिक पूछताछ करने और उसके दिमाग को पढ़ने के लिए इजरायली एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती है। इजरायल के पास में हमास और हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से निपटने का दशकों पुराना ग्राउंड एक्सपीरियंस है। वो जानते हैं कि एक रेडिकलाइज्ड आतंकवादी के दिमाग को कैसे तोड़ा जाता है और उससे जानकारी कैसे निकलवाई जाती है। यानी दोस्तों ये दावा बिल्कुल सही डायरेक्शन में है कि कश्मीर में रो और मोसाद मिलकर के एक साइलेंट शेडो वॉर चला रहे हैं जिसका कोई आधिकारिक रिपोर्ट पब्लिकली नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इजराइल आखिर कश्मीर में इतना भारी इंटरेस्ट क्यों लेता है? क्या ये सिर्फ मोदी और नेतन्याहू की राजनीतिक दोस्ती का नतीजा है? तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के अंदर दोस्ती से ज्यादा रणनीतिक हित मायने रखते हैं। इजराइल ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जिस कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, भारत उसी विचारधारा से कश्मीर में पिछले 3 दशकों से लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल के लिए कश्मीर एक लाइव टेस्टिंग ग्राउंड है। जब इजराइल भारत को हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और थर्मल इमेजिंग रडार्स भेजता है और भारतीय सेना उसका इस्तेमाल कश्मीर के दुर्गम पहाड़ों या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ रोकने के लिए करती है, तो इजराइल को अपनी टेक्नोलॉजी का रियल वर्ल्ड कॉम्बैट डेटा मिलता है। ये डेटा इजराइल को अपने वेपन्स को और ज्यादा घातक बनाने के अंदर मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों ईरान को घेरने की ये एक ग्लोबल रणनीति है। इजराइल जानता है कि ईरान का सॉफ्ट पावर प्रभाव कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी धड़ों पर है। कश्मीर के अंदर भारत की सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करके इजराइल परोक्ष रूप से दक्षिण एशिया के अंदर ईरान और पाकिस्तान के प्रोक्सी नेटवर्क्स को कमजोर कर रहा है। ये एक ऐसा हिडन वॉर जोन है जहां इजराइल और भारत मिलकर के ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ एक अदृश्य विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। दोस्तों मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और डिप्लोमेसी ने पिछले 10 से 12 सालों के अंदर इस पूरे नैरेटिव को पलट करके रख दिया है। एक तरफ दोस्तों भारत मध्य पूर्व के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों के साथ में अरबों डॉलर की डील कर रहा है, वहीं दोस्तों हम ईरान के साथ भी लगातार दोस्ती बढ़ाए हुए हैं। ईरान के साथ भी हम चाबार पोर्ट चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के साथ में डीप स्पेस पार्टनरशिप के अंदर है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेता है। जब बात कश्मीर की सुरक्षा की आती है तो भारत को मोसाद की तकनीक लेने में कोई भी झिझक नहीं होती है, और बात जब ग्लोबल ट्रेड की आती है तो भारत ईरान से भी बातचीत कर लेता है। दोस्तों हाल ही में जम्मू के जंगलों के अंदर हुए हमले भारतीय सुरक्षा बलों की नाकामी नहीं बल्कि आतंकवादियों की हताशा का प्रतीक हैं। कश्मीर घाटी के अंदर अब पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा खुल चुके हैं, लाल चौक के ऊपर अब जश्न मनता है। G20 की सफल मीटिंग्स ने पूरी दुनिया को कश्मीर का नया चेहरा दिखाया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से रॉ और आईबी के जॉइंट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ने कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादियों के पुराने ओवरग्राउंड नेटवर्क्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। यानी दोस्तों अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हैं। वहां के लोग जब भारत के कश्मीर की तरफ देखते हैं तो यहां डेवलपमेंट दिखता है। इसके उलट कश्मीर के अंदर उनको हताशा, निराशा और इस वक्त ऐसी भुखमरी नजर आती है जो उनको गर्त में धकेल रही है, जबकि भारत लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। और दोस्तों इस प्रोग्रेस के पीछे कहीं ना कहीं हमारे दोस्त इजराइल का हाथ बहुत बड़ा है, क्योंकि उसने भारत की सिक्योरिटी के अंदर काफी मदद की है। अब दोस्तों आपको कश्मीर की इस जियोपॉलिटिकल स्थिति और खुफिया एजेंसियों के इस सीक्रेट अलायंस का ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।